हाय माय डियर फ्रेंड्स, आज हम एक्यूट डायरिया डिस्कस कर रहे हैं। एक्यूट डायरिया क्या होता है? पैसेज ऑफ मोर देन 3 लूज स्टूल्स इन 24 आवर्स। मतलब 3 से ज़्यादा लूज स्टूल पेशेंट अगर पास कर रहा है 24 आवर्स के पीरियड में, तो उसको क्या हुआ है? एक्यूट डायरिया हुआ है। बट एक्यूट डायरिया ही क्यों काउंट किया है? क्योंकि हम एक्यूट डायरिया में जनरली ये देखते हैं कि वो लेस देन 2 वीक्स के पीरियड में ही है। मीन्स उसको डायरिया हुए को अभी 2 हफ्ते से कम टाइम ही हुआ है, तो हम उसको एक्यूट डायरिया में कैटेगराइज करेंगे। तो इसके लिए 2 चीज़ें हमें याद रखनी है एक्यूट डायरिया को कैटेगराइज करने के लिए। एक तो पैसेज ऑफ मोर देन 3 लूज स्टूल्स इन 24 आवर्स पीरियड, और ये जो प्रॉब्लम उसको हो रही है वो 2 वीक से कम टाइम में ही हो रही है। मतलब 2 हफ्ते से कम टाइम में ही उसको ये सब हो रहा है। इस 2 से 4 वीक्स वाले डायरिया को हम क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट डायरिया। और मोर देन 4 वीक्स वाले डायरिया को बोलते हैं हम क्रोनिक डायरिया। ठीक है, तो लेस देन 2 वीक्स हुआ है, इट मीन्स उसको क्या हुआ है? एक्यूट डायरिया। ठीक है, हाँ। अब एक्यूट डायरिया को ट्रीटमेंट के बेसिस पर ही हमने क्लासिफाई किया है, और एक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर भी कह सकते हैं क्लासिफाई किया है 2 कैटेगरीज में, नॉन इन्वेसिव एंड इन्वेसिव। ठीक, तो नॉन इन्वेसिव डायरिया जो होता है हमारा, जो नॉन इन्वेसिव डायरिया में याद रखना है कि अबंडेंट वाटरी, मतलब बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल पास करता है पेशेंट विदाउट म्यूकस। कोई म्यूकस नहीं है, कोई ब्लड नहीं है, बस अबंडेंट वाटरी स्टूल वो पास कर रहा है। ठीक है, अबंडेंट वाटरी स्टूल पास करने की वजह से ही उसको क्या हो जा रही है? डिहाइड्रेशन हो रही है, और साथ साथ उसको वॉमिटिंग भी हो सकती है। ठीक है, फ्रीक्वेंट वॉमिटिंग। ये तो हो गया कि स्टूल वो कैसे पास कर रहा है। और वाटरी में जनरली वो वाटरी राइस वाटर स्टूल जैसे कोलेरा में देखने को मिलता है, तो हर एक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंट सिम्टम्स होंगे। जैसे उसके बाद में उसको अदर सिम्टम्स क्या होते हैं? पैरी अम्बिलिकल क्रैम्प्स, जो अम्बिलिकस है उसके अराउंड वाले एरिया में उसको पेन फील होगा। मतलब उसको ये सिम्टम वो बताएगा आके कि मुझको पेरी अम्बिलिकल एरिया में पेन हो रहा है। उसके साथ साथ फीवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो थोड़ा सा फीवर होगा। साथ में स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट। अब हम क्या काउंट करेंगे कि उसको पेरी अम्बिलिकल एरिया में पेन हो रहा है, अबंडेंट वाटरी डायरिया हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबली क्या इफेक्ट हुई है? उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हुई है। तो ये जो नॉन इन्वेसिव डायरिया है हम किस में काउंट करते हैं? जब उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हुई हो। फिर से देख लेते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। अबंडेंट वाटरी डायरिया, अबंडेंट वाटरी डायरिया विदाउट पल्स, विदाउट ब्लड, एक्सेस डिहाइड्रेशन विथ वॉमिटिंग, विथ और विदाउट फीवर, पेरी अम्बिलिकल क्रैम्प्स। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हुई है। एक्यूट डायरिया, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एक्यूट नॉन इन्वेसिव डायरिया? ठीक है, विब्रियो कोलेरा, इकोलाई, साल्मोनेला एंट्राइटिस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस सीरियस, मेरे को इसकी प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, बैसिलस सीरिया कैरियस, वटेवर जो भी बोल लो, रोटावायरस। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गए इसके कॉजेटिव एजेंट्स। कॉजेटिव एजेंट्स के बाद हम पढ़ेंगे इसकी ट्रीटमेंट, कि नॉन इन्वेसिव डायरिया की ट्रीटमेंट क्या होती है। इसको जनरली हम ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से ही ठीक कर लेते हैं। हमें एक्स्ट्रा कोई एंटीबायोटिक, एंटीमाइक्रोबियल्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस पेशेंट का हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, उसको ORS देंगे, ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देंगे, तो भी वो ठीक हो जाएगा। देयर इज़ नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। बट अगर डायरिया बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, बहुत ज़्यादा ही सीवियर कंडीशन में कि वाटरी स्टूल वो 30-40 टाइम्स पास कर चुका है ना, तो ये इट मीन्स कि वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन और सीवियर प्रॉब्लम में, तो हम एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। जनरली एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं इन केस ऑफ नॉन इन्वेसिव डायरिया। इन्वेसिव डायरिया में स्लाइटली लूज स्टूल रहेंगे विद ब्लड या फिर पस के साथ मिक्स होके आएंगे, विद अब्डोमिनल क्रैम्प्स। ठीक है, अर्जेंसी, बार बार मन करेगा उसको स्टूल पास करने का। उसके अलावा माइल्ड डिहाइड्रेशन, कि उसकी डिहाइड्रेशन का ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा, कि थोड़ी बहुत ही डिहाइड्रेशन रहेगी। साथ में फीवर भी देखने को मिल सकता है। नॉट वॉमिटिंग, इन्वेसिव डायरिया में जनरली वॉमिटिंग नहीं देखने को मिलती। उसके अलावा ये जनरली हमने पढ़ा था कि नॉन इन्वेसिव डायरिया में क्या इन्वॉल्व होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बट यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है? हमारी कॉलोन। कॉलोन किसका पार्ट है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, वो इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक, पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? इकोलाई, शिजेल्ला, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका, एंटामीबा हिस्ट्रोलाइटिका, क्लोस्ट्राइडियम डिफिसिल। ठीक है, ट्रीटमेंट। अब इसकी जो ट्रीटमेंट होती है क्या
इन्वेसिव, बट इसमें मेनली रिक्वायर एंटीबायोटिक्स। जो ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डायरिया, सबसे पहला स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ फ्लूइड लॉस। ठीक है, तो फ्लूइड लॉस की ट्रीटमेंट करने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस हुआ है। इसको भी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कंडीशन में डिवाइड करेंगे। उसको चेक करने के लिए हम अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस इन डायरिया एंड वॉमिटिंग, हम उससे पूछेंगे कि आपने कितने टाइम्स ऑफ स्टूल पास किया है, और हर स्टूल पास करते वक्त की उनसे पेशेंट से ही पूछ लेते हैं कि आपको कितना अमाउंट ऑफ स्टूल पास हुआ है। उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री से ही हमें पता लग जाएगा कि उसको ज़्यादा स्टूल पास हुए हैं या सिर्फ 1-2 मोशन ही पास हुए हैं। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस कितना है। इसके अलावा साइंस क्या देखेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि फ्लूइड लॉस हुआ है। संकन आइज, जो आइज़ है वो पूरी तरह संकन रहेगी। ठीक है, ड्राई टंग, हम उसका टंग और माउथ देखेंगे तो वो ड्राई रहेगा। थर्स्टी पेशेंट, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। एब्सेंस ऑफ टीयर, उसकी आंखों में से पानी नहीं निकलेगा। ठीक है, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, मतलब हम जनरली स्किन को पिंच करते हैं तो वो अपनी लोकेशन पे बहुत फास्ट चली जाती है, बट जो डिहाइड्रेटेड पेशेंट होता है, जब हम उनकी स्किन को पिंच करते हैं तो वो अपनी पोजीशन पे, अपनी लोकेशन पे जाने में टाइम लगाती है। तो इसी को ही बोलते हैं कि जब डिहाइड्रेटेड पेशेंट रहता है तो उसकी जो स्किन पिंच है वो स्लोली जाती है। ठीक है, तो अब ये इससे हमें क्या पता लगा, लेवल ऑफ डिहाइड्रेशन। अब इसमें भी 2 कंडीशन आएगी, या तो ये सारे सिम्टम्स ये सारे साइंस पेशेंट में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, येस और नो। अगर नहीं मिल रहे हैं पर डायरिया है उसको, है ना, तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, अब ये भी डिपेंड करता है कि बच्चे हैं या बड़े हैं। ठीक है, उसकी अलग से क्वांटिटी दे दी है। जैसे बच्चे जो हैं 2 साल से कम उम्र है जिनकी, उनको एक दिन में आधा लीटर तक ORS पिलाना है, ½ लीटर। ठीक है, 2 से 9 साल की बच्चे हैं, 2 to 9 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनको 1 लीटर ORS एक दिन में पिलाना है। और मोर देन 10 ईयर, 10 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को, 2 बच्चों को या बड़ों को, अडल्ट को, किसी को भी 2 लीटर से ज़्यादा ORS पिलाना है। ठीक है, ये उस कंडीशन में पिलाना है जब ऐसे सीवियरिटी के सिम्टम्स नहीं देखने को मिले हैं पर डायरिया उस पेशेंट को है ना। कभी कभार किसी को वैसे भी डायरिया हो जाता है ना, तो हम उसको जनरली सबसे पहले ORS ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई एंटीबायोटिक्स नहीं, कोई एंटीमाइक्रोबियल्स प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, सो वही है कि अगर इतने सारे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स देखने को नहीं मिल रहे हैं तो हम उसको ये प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे कि ORS जितना पी सकते हो पियो। ठीक है, बट अगर ये सारे सिम्टम्स हैं उसको, संकन आइज, ड्राई टंग, ठीक है, थर्स्टी पेशेंट है, एब्सेंस ऑफ टीयर्स हैं, स्किन पिंच गोज बैक स्लोली, तो ऐसी कंडीशन में हम एक और चीज़ करेंगे कि इसकी सीवियरिटी, फर्दर सीवियरिटी चेक करेंगे कि इससे ज़्यादा और क्या साइंस हैं, हम उसको चेक करेंगे, उस हिसाब से हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो फर्दर सीवियरिटी चेक करने के लिए हम क्या देखेंगे कि पेशेंट लेथार्जी तो नहीं है, पेशेंट अनकॉन्शियस तो नहीं है, पेशेंट अनेबल टू ड्रिंक, कि वो पानी भी नहीं पी पा रहा, इतना ज़्यादा लेथार्जी और वीक हो चुका है। तो अगर ऐसी कंडीशंस है, इसमें भी हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी कंडीशंस प्रेजेंट हैं या नहीं है, येस और नो। ठीक है, अगर नहीं है, ये ऐसी 3 कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, तो भी हम पेशेंट को क्या देंगे, ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बट हाँ, यहाँ पर जो हम ORS देंगे उसकी क्वांटिटी थोड़ी अलग होगी एज़ कम्पेयर टू जो ORS हमने यहाँ दिया। ठीक है, ये तो हमने कम अमाउंट में ORS दिया ना, बट जब यहाँ पे इस लेवल पे, क्योंकि पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स तो है ना, ये सारे सिम्टम्स हैं पर ये नहीं है ना, ये सारे सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, तो भी हम क्या देंगे, ORS देंगे, बट उसकी क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा कर देंगे। ठीक है, बट ये सारे सिम्टम्स के साथ साथ उस पेशेंट को ये वाले सिम्टम्स भी हैं, लेथार्जी, अनकॉन्शियस, अनेबल टू ड्रिंक, वीकनेस आ रही है, तो ये दोनों कंबाइंड सिम्टम्स में हम क्या देंगे, हमें पता लग जाएगा कि उस पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन है, तो हम उसको IV फ्लूइड्स चढ़ाएंगे, IV फ्लूइड्स देंगे। तो अब हम क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिस पेशेंट को ये सिम्टम्स नहीं है, वो उसको सिर्फ डायरिया है, तो दैट इज़ माइल्ड। ठीक है, और सिर्फ ये वाले सिम्टम्स हैं, है ना, तो हम उसको क्लासीफाई करेंगे मॉडरेट। और इस वाले सिम्टम्स के साथ ये वाले सिम्टम कंबाइंड प्रेजेंट हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, सीवियर। ठीक है, सीवियर डायरिया। तो माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर डायरिया की हमने ट्रीटमेंट भी देख ली। माइल्ड डायरिया में जनरली हम क्या देते हैं, हम सिर्फ ORS देते हैं, मॉडरेट में भी ORS देते हैं बट हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देंगे, सीवियर डायरिया में हम उसको IV फ्लूइड्स देंगे।
ठीक है। अब हमने आगे क्या पढ़ना है कि मॉडरेट डायरिया में ORS की क्वांटिटी क्या है, और सीवियर डायरिया में जो हम IV फ्लूइड्स देंगे वो IV फ्लूइड्स कौन कौन से देंगे और उनकी क्या क्वांटिटी होगी, क्या कैसे देंगे, ठीक है। अब हम ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट डायरिया उसमें ORS सोल्यूशन की वैल्यूज़ देखेंगे। वो डिपेंड करता है एज के ऊपर, बच्चे की वेट के ऊपर, और ORS इन ml हमने देना है, ठीक है। एज के ऊपर, एज क्या है, लेस देन 4 मंथ की एज है तो हमने कितना ORS देना है, 200 to 400 ml। और अगर 4 to 11 मंथ की एज है तो हमने कितना ORS देना है, 400 to 600। अगर 12 to 23 मंथ है तो 600 to 800, और अगर 2 to 4 ईयर्स है तो 800 to लेकर 1200 ml तक देना है। 5 to 14 ईयर्स तक है तो 1200 to लेकर 2200 ml, एंड मोर देन 15 ईयर्स की एज में 2200 ml से लेकर 4000। इन केस ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन में हम IV फ्लूइड्स देंगे, दैट इज रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन 100 ml पर kg इन 3 आवर्स पीरियड। उसके अलावा अगर रिंगर लैक्टेट प्रेजेंट नहीं है तो हम नॉर्मल सलाइन देंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट अमाउंट हमारा कितना रहेगा, 200 ml पर kg इन 24 आवर्स पीरियड, ठीक है। इफ़ पल्स रिमेन्स वीक, अगर पल्स उसके बाद भी वीक आ रही है तो हमने IV रिहाइड्रेशन को कंटिन्यू रखना है, और जब पल्स वाइटल्स नॉर्मल हो जाए तो हमने ओरल रिहाइड्रेशन शुरू कर देनी है, IV को बंद कर देना है, ठीक है। इन केस ऑफ पीडियाट्रिक डायरिया, बच्चों में ORS तो देते ही हैं, साथ साथ जिंक सप्लीमेंट्स भी देते हैं। कितना देते हैं, 6 मंथ तक के बच्चों को 10 mg पर डे देते हैं, और 6 से 60 मंथ मतलब 5 ईयर तक का बच्चा, मान लो 5 ईयर तक के बच्चों को कितना देते हैं, 20 mg पर डे, ठीक है। कितने दिन तक कंटिन्यू रखना है, 10 to 14 डेज, 10 से 14 दिन तक कंटिन्यू इसलिए रखना है सो दैट कि बच्चा जो है वो प्रॉपर हाइड्रेशन में मेंटेन हो जाए और पूरा हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग हो जाए। जिंक क्या करता है बच्चों में, इन्फ्लामेशन को कम करता है। सेकंड, स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम। थर्ड, रीजनरेशन ऑफ इंटेस्टाइनल एपिथेलियम, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने देखा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मेंटेनेंस, कि हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स प्रॉपर सप्लाई करने हैं सो दैट हम उस पेशेंट को ठीक कर पाएं, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या आता है, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन क्यों करनी है, क्योंकि अगर वो खाली पेट रहा, फास्टिंग रही, तो सॉल्ट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होगा, जिसकी वजह से डायरिया के सिम्टम्स और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। फीडिंग, खाने, अगर हमने उसको कुछ खाने को दिया तो क्या होगा, उसके इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे और डायरिया जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है। और प्रोलिफरेशन ऑफ म्यूकोसा, और म्यूकोसा अच्छे से प्रोलिफरेट करेगी, ठीक है। उसके बाद में आता है अवॉइड, हमें क्या अवॉइड करना है, फैटी डाइट, हाई फाइबर डाइट, अल्कोहल, ये अवॉइड करना है। फूड्स, कौन कौन से फूड हम दे सकते हैं डायरिया वाले पेशेंट को, ब्रेस्ट मिल्क इन चिल्ड्रन, बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क ही देंगे, ठीक है। हाफ स्ट्रेंथेंड बफेलो मिल्क, ठीक है, हम जो अडल्ट में देंगे हाफ स्ट्रेंथेंड बफेलो मिल्क देंगे। सेकेंड, थर्ड इज बॉइल्ड पोटैटो, ठीक है, या फिर कुक्ड राइस भी दे सकते हैं, या फ्रूट जूसेस भी दे सकते हैं, चिकन सूप भी दे सकते हैं, बनाना भी दे सकते हैं। और बनाना जो होता है ना, वो डायरिया को ठीक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बनाना होता है वो पोटेशियम रिच होता है, बनाना इज पोटेशियम रिच, और बनाना पोटेशियम रिच होता है तो ये अच्छे से पेशेंट को ठीक कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में क्या आता है कि हम जो नॉर्मल देते हैं, क्या देते हैं, खिचड़ी दे दो, दलिया दे दो, ये भी ठीक रहता है पेशेंट को जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप, मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। हमने फर्स्ट स्टेप में पढ़ा था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, सेकंड में हमने पढ़ा न्यूट्रिशन मेंटेनेंस, एंड थर्ड इज ड्रग थेरेपी, ठीक है। हमने सबसे पहले डिवाइड किया था डायरिया को 2 कैटेगरी में, इन्वेसिव एंड नॉन इन्वेसिव। तो हमने पढ़ा था कि जो इन्वेसिव डायरिया है उनमें एंटीबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, बट नॉन इन्वेसिव में रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना। तो अब हमें पता लग गया कि जो एंटीबायोटिक्स, जब हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स पढ़ेंगे तो हम स्पेशली किसके बारे में पढ़ेंगे, इन्वेसिव डायरिया से रिलेटेड जो भी एंटीबायोटिक्स हम देंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ड्रग थेरेपी इन केस ऑफ डायरिया हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड अदर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स, ठीक है। अदर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स को हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट इन केस ऑफ एमरजेंसी कंडीशन में हम इनको यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक्स तो हम जनरली डायरिया में यूज़ करते ही हैं क्योंकि दीज आर मोर सेफर,
ठीक है। एंटीबायोटिक्स हम इन्वेसिव डायरिया, ट्रैवलर्स डायरिया इनमें यूज़ करते हैं, ठीक है। ड्रग थेरेपी हमारा थर्ड स्टेप आता है। ड्रग थेरेपी थर्ड स्टेप में हम एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब करते हैं या प्रोबायोटिक्स या फिर अदर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स होती हैं। ये जनरली कम प्रिस्क्राइब की जाती है, बट इमरजेंसी कंडीशन में ये भी प्रिस्क्राइब कर देते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पढ़ा था एंटीबायोटिक्स हम किस में देते हैं, इन केस ऑफ इन्वेसिव डायरिया, ठीक है। तो इन्वेसिव डायरिया में कौन कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ऑफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, टॉक्सीसाइक्लिन, कोई भी दे सकते हैं इनमें से। ट्रैवलर्स डायरिया में भी सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन, कॉट्रिमोक्साजोल, रिफैक्सिमिन, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। साल्मोनेला एसोसिएटेड डायरिया, साल्मोनेला मतलब टाइफाइड टाइफाइड कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं। सो साल्मोनेला एसोसिएटेड डायरिया में हम क्या देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफ्ट्रिएक्सोन, एजिथ्रोमाइसिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, इनमें से कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रोबायोटिक्स के बारे में। प्रोबायोटिक इन केस ऑफ डायरिया, प्रोबायोटिक हम कब कब देंगे, एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया में देंगे, ट्रैवलर्स डायरिया में देंगे, माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया में देंगे, या फिर जो प्रोबायोटिक है अगर पेशेंट को ब्लॉटिंग और फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है इन केस ऑफ डायरिया, या फिर वैसे भी किसी और कंडीशन की वजह से ब्लॉटिंग और फ्लैचुलेंस हो रही है, तो भी हम प्रोबायोटिक देंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। और प्रोबायोटिक इज जनरली वेरी सेफ। तो हम किसी भी टाइप ऑफ डायरिया में अगर कोई डायरिया के सिम्टम्स आ रहे हैं, इनिशियली सिम्टम्स आ रहे हैं, तो हम उसको प्रोबायोटिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रोबायोटिक्स होता क्या है, प्रोबायोटिक्स आर द एंजाइम्स जो हमारी इंटेस्टाइन को चाहिए होते हैं ना, वो वाले एंजाइम्स होते हैं। और अगर हमने बाहर से ही इंटेस्टाइन को एंजाइम्स दे दिए तो इससे क्या होगा कि हमारा जो डायरिया के सिम्टम्स है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा और वो पेशेंट बहुत जल्दी इंप्रूव करेगा और उसकी डाइजेस्टिव पावर अच्छी हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोबायोटिक्स जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज पोरोलैक TS, इकोनॉम सैशे, ठीक है। इनमें से कोई भी, और बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। बट अगर प्रोबायोटिक हम नेचुरली देखें तो नेचुरली प्रोबायोटिक इज योगर्ट एंड कर्ड। जो कर्ड है और योगर्ट है वो एक नेचुरल प्रोबायोटिक का काम करता है। इसमें कर्ड और योगर्ट में हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं जो हमें डायरिया से प्रिवेंट करेंगे, और दे आर आवर गुड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अदर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स, जनरली हमने पढ़ा फर्स्ट स्टेप ऑफ डायरिया में क्या पढ़ा, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस। सेकंड स्टेप हमने पढ़ा मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड स्टेप हमने पढ़ा ड्रग थेरेपी में भी हमने एंटीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स एंड ये कैटेगरी पढ़ी, अदर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स, है ना। तो जनरली हम जो डायरिया की ट्रीटमेंट है वो हम फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस से ही ट्रीट कर देते हैं डायरिया को, और उसके बाद हम सेकेंड स्टेप फॉलो करते हैं, दैट इज कौन सा स्टेप है हमारा, न्यूट्रिशन को मेंटेनेंस करना। बट थर्ड स्टेप जैसे एंटीबायोटिक का मैंने बताया, एंटीबायोटिक्स की नीड हमें ज़्यादा कब पड़ती है, इन्वेसिव डायरिया में, है ना। बट और उसके अलावा एक और हमने पढ़ा प्रोबायोटिक्स की भी हम माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया में भी हम दे देते हैं, ठीक है। बट ये जो है अदर नॉन स्पेसिफिक एंटी डायरियल ड्रग्स, इनकी रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा नहीं पड़ती इन केस ऑफ एक्यूट डायरिया, बट फिर भी इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कंडीशन जो दे आर वेरी लेस स्पेसिफिक, ठीक है। तो सबसे पहला है अब्जॉर्बेंट क्या होता है, IBS एसोसिएटेड डायरिया में देते हैं। क्या होता है ये, इसबगोल होता है, जनरली जो इसबगोल होता है वो उसकी बात की जा रही है। ये अब्जॉर्प्शन कर लेता है सारा का सारा जो भी इंटेस्टाइन में फ्लूइड पड़ा है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है और स्टूल की कंसिस्टेंसी थोड़ी अच्छी कर देता है। बट ये जनरली एक्यूट डायरिया में नहीं देते हैं, ठीक है। नॉट गिवन इन केस ऑफ एक्यूट डायरिया। एंटी सिक्रेटरी जो सिक्रेशंस को कम करेगा, दैट इज एग्जांपल इज रेसिकेडोट्रिन, ठीक है। इसको भी जनरली एक्यूट डायरिया में प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, बट फिर भी हमें पता होना चाहिए एंटी सिक्रेटरी ड्रग दैट इज रेसिकेडोट्रिन। फिर आती है एंटी मोटिलिटी ड्रग दैट इज लोप्रामाइड क्या करती है, एकदम से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देती है, ठीक है। ये जनरली मेडिकल स्टोर वाले या फिर ये जनरली लोप्रामाइड जो होती है ये जनरली कभी कभी प्रिस्क्राइब कर देते हैं अगर बहुत ज़्यादा ही फ्रीक्वेंट स्टूल पास हो रहे हैं, बट जनरली इसको भी प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता इन केस ऑफ एक्यूट डायरिया,
ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप क्या था डायरिया को ट्रीट करने का, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, है ना। उसी से ही हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी केसेस है उसको ट्रीट कर लेते हैं कि अगर हमारा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन हो गया है तो हमारा डायरिया ठीक हो गया है, 90% ठीक हो चुका है। फिर सेकेंड स्टेप हम करते हैं, दैट इज न्यूट्रिशन को मेंटेनेंस करते हैं, कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहते हैं पेशेंट को। थर्ड स्टेप में ड्रग थेरेपी आती है। ड्रग थेरेपी में भी ये 3 कैटेगरीज हमने पढ़ ली, और उसमें भी फर्स्ट है आती है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स का हमने पढ़ रखा है कि एंटीबायोटिक्स कब देनी है, जब केस इन्वेसिव डायरिया का केस है। इन्वेसिव मीन्स कि जो स्टूल है उसमें ब्लड और म्यूकस पास कर रहा है ना, तो उस केस में ही हमें एंटीबायोटिक्स देनी है। बाकी केसेस जैसे नॉन इन्वेसिव डायरिया है उसमें हम जनरली ओरल रिहाइड्रेशन से ही हम उसको ठीक कर देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन या फिर इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन से ही हम उसको ठीक कर देंगे। हमें ज़्यादा नीड नहीं है, ना कि किसी एंटीबायोटिक्स की, किसी प्रोबायोटिक्स की हमें कोई ज़्यादा नीड नहीं होती है। इन ब्रीफ हम डायरिया के ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप इज फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, सेकेंड स्टेप इज मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड इज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, थर्ड स्टेप हमारा सीधा एंटीबायोटिक्स पे ही आता है। जो फर्स्ट और सेकेंड स्टेप होता है मेनली वही अप्लाई होता है इन केस ऑफ नॉन इन्वेसिव डायरिया। इन केस ऑफ इन्वेसिव डायरिया फर्स्ट स्टेप ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, सेकेंड स्टेप इज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड स्टेप इज टू प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। ठीक है, थर्ड और जो प्रोबायोटिक्स होती हैं वो जनरली हम माइल्ड टू मॉडरेट केस ऑफ डायरिया में प्रिस्क्राइब कर देते हैं, और ये वाली ड्रग्स जो नॉन स्पेसिफिक ड्रग्स होती हैं ये जनरली हम प्रिस्क्राइब ही नहीं करते हैं क्योंकि इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं होता है। मेन रोल हमारी एंटीबायोटिक्स का रोल होता है इन केस ऑफ इन्वेसिव डायरिया, और नॉन इन्वेसिव डायरिया में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस का रोल होता है। थैंक यू सो मच।